क्या हाल है। तो आज के इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में फिर से डार्क वेब के वीडियोस शायद से देखने वाला हूँ माउंट साइडर का। अभी तक मैंने देखा भी नहीं है कि बंदे ने कौन सा नया वीडियो डाला है। लिटरली आज सुबह ही मेरे को एक नोटिफिकेशन आया था कि माउंट साइडर ने एक नया वीडियो डाला है, तो वो वाला देखना है मेरे को। हॉरर वीडियोस या फिर हॉरर टॉपिक के वीडियोस देखने में गंदा वाला मजा आता है, गांड में बढ़ता है माँ की आंख और मजा भी आता है। Terrifying unsolved mysteries of India Part 2। अबे बहन पार्ट 1 भी आया था क्या? कितने दिनों के बाद मैं अपलोड करूंगा ये वीडियो, पता भी नहीं है मेरे को। तो 1 आज की वीडियो के अंदर आपको इंडिया से रिलेटेड कुछ ऐसी अनसॉल्व मिस्ट्रीज के बारे में पता चलेगा जिसको ना ही साइंस एंड ना ही आज तक कोई भी इंडिविजुअल अच्छे से सॉल्व कर पाया है। एंड आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि ये डार्क एंड क्रीपी मिस्ट्रीज हमारे बीच में कितने सालों से चलती हुई आ रही है, बट स्टिल हमें इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता बिकॉज कुछ चीजें हमसे छुपाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी जाती है। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन द सेकंड पार्ट ऑफ द अनसॉल्व मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया। Do you know हमारे इंडिया की मिलिट्री की रैंकिंग टॉप 5 के अंदर आती है, नंबर 4 टू बी प्रिसाइज। हमारे इंडियन मिलिट्री का ईयरली बजट अराउंड 15.7 बिलियन का है। 92,000 एक्टिव फ्रंट लाइन पर्सनल्स, 420 प्लस फाइटर एयरक्राफ्ट्स एंड 4 फाइटर सबमरीन्स। वी आर ऑल प्राउड ऑफ दिस अचीवमेंट्स एंड दैट्स व्हाई हम में से बहुत सारे सिटीजन्स इंडिया के अंदर रहने में बहुत ज्यादा सेफ फील करते हैं। बट मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये सारा डाटा जो मैंने अभी आपको रिवील किया हमारी मिलिट्री का, ये सारे एनालिटिक्स हमारे पास होते ही नहीं अगर हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट पॉलिटिक्स ओवर नेशन के चक्कर में हमारी आर्मी को, हमारी मिलिट्री को डिसबैन कर देते या फिर धीरे धीरे उनकी ग्रेजुअली पावर ही एकदम रिड्यूस कर देते ना के बराबर। अभी जिस क्रीपी मिस्ट्री के बारे में आप जानने वाले हो उनको अनुज धार नाम के एक इंडियन जर्नलिस्ट एंड ऑथर ने बियर बाइसेप्स के एक पॉडकास्ट के अंदर बताया था। आपको शॉक लगेगा सुनकर, आर्मी डिसबैंड करने का प्लान था इस चीज में। कब? शुरुआत से ही एक फीलिंग थी कि हमें फौज की जरूरत नहीं है। पंडित जी ने बोला था कि हमको तो पुलिस से काम चल रहा है, हम तो शांति प्रिय लोग, हमें क्या करना फौज से, हमारी किसी से दुश्मनी तो है नहीं, तो हमें क्या करना फौज करके। लेकिन जो प्रपोजल मैं आपको बता रहा हूँ, जो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, वो ये है कि 1955-56 के आसपास हमारे देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, और देश का राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कमांडर होता है इंडियन आर्म फोर्सेस का। राजन बाबू चिट्ठी लिखते हैं देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को कि हमें विदेश के लोग मिलते हैं और वो हमको कंप्लेन करते हैं कि आप तो एक तरफ तो आप कहते हो कि हम लोग गांधी जी के रास्ते पे हमारा देश चल रहा है, और दूसरी तरफ आप लोगों ने इंडियन आर्मी फौज खड़ी कर रखी है, तो ये क्या है, ये कंपेटेबिलिटी नहीं है इसमें करके। उन्होंने बोला मैं एग्री कर रहा हूं, गांधी जी नहीं चाहते थे फौज की जो तुमको नहीं है, तो बड़े शांति प्रिय लोग हैं हमारे देश के लोग। ये लिखा उन्होंने अंग्रेजी कि अगर डिसबैंड भी नहीं कर सकते तो धीरे धीरे इसकी पावर, इसकी स्ट्रेंथ कम कीजिए। सोचिए आप लोग, मैं ये लोग इतने भूखे हो गए थे नोबेल प्राइज के लिए कि खाने को रोटी नहीं, दुनिया का सबसे गरीब कंट्री में आपका नाम है और आप चले हैं विश्व शांति लाने के लिए दुनिया के अंदर। Imagine our country today without army ranking, troops, technology सब भूल जाओ एक बार के लिए। Just imagine our country without military. I am sure कि military ना होने के बावजूद इंडिया का पोटेंशियल देखकर बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हमारे ऊपर फिर से गुलामी करने के लिए, एंड शायद अभी तक कोई ना कोई कंट्री ऐसा कर भी पा चुकी होती। जितने भी कंट्रीज आज हमारी एलाइज बनकर आज हमारे साथ खड़ी हैं, लाइक इजराइल एंड रशिया, वो इसलिए हमारी दोस्त नहीं है बिकॉज हमारा नेचर बहुत अच्छा है, इंडियन पीपल बहुत अच्छे होते हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक कंट्री है। आज वो भी हमारे एलाइज इसलिए हैं बिकॉज दे नो द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ इंडिया एंड आवर पावर, दे नो द पोटेंशियल ऑफ आवर मिलिट्री एंड पोटेंशियल ऑफ आवर पीपल। वो ऐसे ही हमारे एलाइज नहीं है सिर्फ दोस्त बनने के चक्कर में, कहीं ना कहीं उनको अपना फायदा भी दिखता है, इसी चक्कर में वो हमारे साथ में है। टेक द एग्जांपल ऑफ नॉर्थ कोरिया, परहैप्स उनके पास वर्ल्ड को ऑफर करने को कुछ भी नहीं है एंड वो अपने ही लोगों को एकदम एक हेल वाली ट्रीटमेंट देते हैं, बट स्टिल नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री पावर इतनी ज्यादा है कि कोई भी कंट्री डायरेक्ट उनके ऊपर हमला नहीं कर सकती इवन इफ दे वांटेड टू, एंड इवन कोई कंट्री उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहती भी है या फिर अपना पार्ट ही क्यों ना बनाना चाहती है, दे जस्ट कांट डू दैट बिकॉज ऑफ देयर मिलिट्री पावर। पीपल एंड नेशन टुडे कांट लिव दैट मच पीसफुली एंड इट इज अ फैक्ट। ये सब बातें रियल लाइफ में तुम्हारी कमजोरी का कोई फायदा ना उठाए, ऐसा बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। अगर हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट फॉरेन प्रेशर में आकर आर्मी डिसबैन कर देते तो डेफिनेटली देश आजाद होते ही फिर से एक लाइबिलिटी बन जाता जिसको अपना एसेट बनाने के लिए न जाने कितनी सारी कंट्रीज कूद पड़ती फिर से। बट होपफुली थिंग्स डिड नॉट गो दैट मच साउथ टू गेट अस इन दैट मच ट्रबल।
आप सबने भानगढ़ फोर्ट के बारे में जरूर सुना होगा एंड मुझे भी हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स आ चुके हैं भानगढ़ फोर्ट के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। भानगढ़ फोर्ट इज नोन एज द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया। लाइक कोई नंबर 2 नहीं, नंबर 3 नहीं, सीधा नंबर 1। इतनी ज्यादा हॉन्टेड मानी जाती है ये जगह कि 5 बजे के बाद आपको यहाँ पर कोई भी जाने ही नहीं देगा, एटलीस्ट लीगली तो बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं कि जो भी पर्सन अकेला एंड डार्कनेस के टाइम में इस जगह के अंदर गया है वो कभी वापस से लौट कर आया ही नहीं। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि भानगढ़ फोर्ट के गार्ड्स एंड केयर टेकर्स को उस फोर्ट के अंदर कैमरास एंड मोबाइल फोन्स भी अलग अलग जगहों पर पड़े हुए मिले हैं, लेकिन उन डिवाइसेस के ओनर्स उन्हें आज तक नहीं मिले एंड ना ही उन डिवाइसेस को क्लेम करने के लिए वहां पर कभी कोई आया है। कहते हैं कि अगर आप ग्रुप बनाकर जाओगे तो स्टिल प्रोबेबिलिटी है कि आप में से कुछ लोग वापस जिंदा आ जाएंगे उस फोर्ट के अंदर से, लेकिन अगर आपने अकेले यहाँ पर जाने का कभी फैसला ले लिया तो शायद ये डिसीजन आपका फाइनल भी हो सकता है। भानगढ़ की ये हॉन्टेड मिस्ट्री जितनी ज्यादा अनसॉल्व्ड लगती है उसके पीछे की हिस्ट्री एंड उसके पीछे का कर्स इतना ज्यादा अनसॉल्व्ड फील नहीं होता है। देयर इज अ वेरी फेमस टेल that follows the curse story of Bhangarh Fort. कहा जाता है कि in 16th century a tantric named Singhiya fell in love with the princess of Bhangarh रत्नावती। बट ये मैच उस टाइम के हिसाब से एकदम होपलेस था एंड अगर वो हार्डकोर लवर्स भी होते तब भी उनका ये रिश्ता कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। दैट्स वाई उस तांत्रिक ने अपनी ब्लैक मैजिक के पावर्स को यूज करना शुरू कर दिया उस जगह की प्रिंसेस को सेड्यूस करने के लिए एंड अपने पास उसे खींचने के लिए। बट प्रिंसेस को ये बात समझ आ गई थी एंड वो फर्दर कोई स्टेप लेता उससे पहले ही प्रिंसेस ने उसको डेथ सेंटेंस दिलवा दी थी। बट कहते हैं कि अपनी डेथ से पहले उस तांत्रिक ने उस पूरे फोर्ट को हमेशा के लिए कर्स करके रख दिया था, वो भी इन एवरी वे पॉसिबल। बट अगर आप भानगढ़ फोर्ट को डे के टाइम में भी विजिट करोगे तो कुछ रिपोर्ट्स की अगर हम माने आपको हर वक्त ऐसा लगता रहेगा जैसे आपको कोई देख रहा है हर एंगल से, नो मैटर वेयर एवर यू गो इन दैट फोर्ट। वहाँ का एटमोस्फियर आज भी वैसा है जिससे आपको बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटी फील हो सकती है। लेकिन अगर आप दिन की जगह में रात में जाने की ट्राई करोगे वो भी अकेले तो इट इज पॉसिबल कि यहाँ पर गायब हुए हंड्रेड्स ऑफ लोगों की लिस्ट में आप लोगों का नाम भी शामिल हो जाएगा। हम सब ने अश्वत्थामा नेम जरूर सुना होगा बिकॉज ऑफ द टेल्स ऑफ महाभारता ऑल्सो नोन एज कुरुक्षेत्र वॉर। अश्वत्थामा वाज अ पर्सन जिन्होंने लॉर्ड कृष्ण के एक झूठ के कारण गुस्से में आकर पांडवास के कैंप को इन्फिल्ट्रेट करके द्रौपदी के 5 बच्चों को उनकी नींद में ही ब्रूटली मार दिया था। एंड आफ्टर दिस ब्रूटल किलिंग अश्वत्थामा, लॉर्ड कृष्णा एंड पांडवास जब फेस टू फेस आए तो अश्वत्थामा ने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन को समन किया टू किल ऑल द पांडवास। लॉर्ड कृष्ण ने भी वो सीन देखते हुए बोला अर्जुन को टू समन अ वेरी पावरफुल वेपन व्हिच वाज नोन एज पशुपट अस्त्र। बट द हायर गॉड्स टोल्ड अर्जुन टू कॉल बैक हिज वेपन बिकॉज वो दोनों वेपन्स अगर कोलाइड कर जाते आपस में तो लिटरली उनमें इतनी ज्यादा पावर थी कि वो पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय कर देते। गॉड्स की बात को ध्यान में रखते हुए अर्जुन ने अपना वेपन तो कॉल बैक कर लिया था लेकिन अश्वत्थामा को ये चीज करनी आती ही नहीं थी। इसी वजह से अश्वत्थामा के चलाए गए उस वेपन को रोकने का कोई पॉसिबल तरीका नहीं था। बट देन लॉर्ड कृष्ण डिसाइडेड कि वो अश्वत्थामा के उस वेपन को यूनिवर्स के एक ऐसे पार्ट की तरफ पॉइंट आउट कर देंगे जहां पर लिटरली कोई भी लाइफ नहीं थी एंड अगर वो वेपन वहां पर टकरा भी जाता तो एज सच कोई भी डैमेज नहीं होता ह्यूमैनिटी को। बट एंड मूवमेंट पर अश्वत्थामा फिर से डिसाइड्स कि वो पांडवास को ही मारना चाहता है अपने वेपन के थ्रू। लेकिन अगर वो पांडवास को डायरेक्टली नहीं मार सकता तो वो पांडवास के जीन्स को ही इस धरती से मिटा देगा हमेशा के लिए। एंड इसी वजह से अश्वत्थामा गॉड्स की सारी बातों को टाल देता है एंड अपने वेपन को उतारा नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी की तरफ पॉइंट आउट कर देता है जिसके पेट में अभिमन्यु का बेटा पल रहा था हु वाज द ग्रैंड सन ऑफ पांडवा अर्जुन। वो वेपन डायरेक्टली उतारा के बेली के ऊपर जाकर लग जाता है लेकिन उस पावरफुल इंपैक्ट के बाद भी लॉर्ड कृष्ण अब उस बच्चे को तो बचा लेते हैं एंड उसका उन्होंने एक नाम भी रखा था विच वाज परीक्षित। अभी तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं तुम्हें महाभारत की स्टोरी का एक ब्रीफ क्यों दे रहा हूँ बट अभी ध्यान से सुनो। आफ्टर दिस एक्ट ऑफ अश्वत्थामा लॉर्ड कृष्ण फाइनली डिसाइड्स टू कर्स हिम एंड उस कर्स के चलते वो अपनी सारी गॉडली पावर्स को खो देगा। उसके माथे में जो जेम है जिसकी मदद से उसको बहुत ज्यादा मेंटल क्लैरिटी एंड शार्पनेस मिलती होती थी वो भी अब हमेशा के लिए चली जाएगी एंड जितने भी वुंड्स उसकी बॉडी
पर थे वो कभी भी हील होंगे ही नहीं। एंड इसके साथ ही साथ उन्होंने अश्वत्थामा को इमोर्टैलिटी का भी कर्स दे दिया था जो कि 5000 सालों तक चलने वाला था। एंड मैं आपको इस कर्स के बारे में बताना चाहता था, इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको महाभारत की ये स्टोरी की भी थोड़ी सी ब्रीफ दे दी जाए। एंड अश्वत्थामा के इस 5000 साल के इस ब्रूटल कर्स के कारण ही आज भी कई लोग ये मानते हैं, ये दावा भी करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा हुआ है, वो भी बिल्कुल उसी हालत में जिस हालत में वो महाभारता वॉर में खड़ा था लॉर्ड कृष्ण के सामने। एंड जितनी भी रिपोर्टिंग्स एंड लोगों की स्टोरीज अबाउट अश्वत्थामा मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो 2, 3, 3, 4, 5, 6 साल पुरानी नहीं है। न जाने कितने हंड्रेड्स ऑफ ईयर से लोगों ने कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है एंड ये दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा जैसे एक क्रिएचर को, एक बड़े से आदमी को देखा है जिसके माथे पर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी सच में एक वूंड था उसी जेम का जो लॉर्ड कृष्ण ने निकाल लिया था। एंड ये स्टोरीज एंड रिपोर्टिंग्स किसी एक पर्टिकुलर जगह की नहीं थी, बहुत सारी जगहों से बहुत सारे लोगों ने इस चीज को रिपोर्ट किया था, लाइक फ्रॉम कुरुक्षेत्र, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड मैनी मोर। बट जितने भी लोग ये सब चीजें क्लेम करते थे अश्वत्थामा को देखने वाली, उन सब की स्टोरीज में एक चीज हमेशा सिमिलर सी ही हमें देखने को मिलेगी कि उन्होंने अश्वत्थामा को कहीं ना कहीं लॉर्ड शिवा की पूजा करते वक्त ही नोटिस किया है। काफी सारे लोग ये मानते हैं कि अश्वत्थामा अगर आज भी स्टिल हमारे बीच में जिंदा एंड घूम रहा है तो वो इंडिया के लगभग सभी शिव टेम्पल्स को कवर कर चुका होगा, स्पेशली उस टाइम पर जब वहां पर कोई भी नहीं होता। उत्तर प्रदेश में एक और शहर है जिसका नाम है लखीमपुर, जो कि कुरुक्षेत्र की जगह से 9 घंटे की ड्राइव पर है। एंड लखीमपुर में रहने वाला हर पर्सन आज भी यही मानता है कि अश्वत्थामा जिंदा है एंड वो लखीमपुर के टेम्पल्स को हर रात को विजिट करता है। एंड लखीमपुर के बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि लगभग उन सभी ने अश्वत्थामा को कहीं ना कहीं वहां पर देखा हुआ है। लखीमपुर में काफी ज्यादा रेनाउंस शिव टेम्पल है जिसका नाम था बाबा लिलोटीनाथ टेम्पल, जहाँ के केयर टेकर्स ने मीडिया को ये बात बताई थी कि जब भी वो हर सुबह मंदिर में आते हैं तब शिवलिंग के ऊपर अच्छे से पानी चढ़ाया हुआ होता था एंड वहां पर उन्हें अलग अलग टाइप के बहुत सारे फूल भी पड़े हुए मिलते होते थे। एंड रात के वक्त के लिए उस मंदिर के अंदर ऐसी कोई भी सीक्रेट एंट्री या फिर ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ से कोई अननोन पर्सन आके ये सब कर पाता। एंड वैसे भी ये वाला मंदिर वहाँ के एक घने जंगल के अंदर बना हुआ है एंड उस जंगल के अंदर वाइल्ड एनिमल्स का भी काफी ज्यादा खतरा मंडराता रहता है। लेकिन कुछ टाइम पहले जी मीडिया की एक टीम इस फिनोमिनम के बारे में और जानकारी लेने के लिए वहां पर चली गई थी। एंड वहां पर पहुंचने के बाद जब उस टीम ने काफी ज्यादा मॉनिटर किया उस जगह को, तब यू विल नॉट बिलीव व्हाट दे हैव कैप्चर्ड इनसाइड देयर कैमरा। पंडित जी ने बताया कि रोज सुबह जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तो शिवलिंग पर जल चढ़ा मिलता है। हमने तय किया कि रात को यही रुकेंगे, लेकिन दिक्कत ये थी कि रुका कैसे जाए। पंडित जी ने कहा कि रुकने की कोई ना तो व्यवस्था है ना ही कोई जगह। ये मंदिर बिल्कुल सुनसान इलाके में है, आसपास कोई गांव नहीं, लिहाजा वापस लौटने के अलावा हमारे सामने कोई चारा नहीं था। हम सुबह 4 बजे मंदिर पहुंच गए। तो रात के वक्त में हमने देखा था उस समय तक शिवलिंग बिल्कुल इस तरीके से जल नहीं था, और अब सुबह जब हम आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि जल है और लग रहा है कि जल चढ़ा हुआ है। हालांकि पंडित जी का कहना है कि कोई सुबह सुबह आता नहीं है और ये इलाका भी जिस तरीके से नहीं है। वेल ये तो कुछ भी नहीं था। अब ये टीम अश्वत्थामा के क्लूज को और भी ज्यादा डीपली रिसर्च करने के लिए उसी जगह में मौजूद केरेश्वर टेम्पल नाम की एक जगह में भी जाते हैं जहाँ पर लिटरली किसी को भी अलाउ नहीं था वहाँ पर रात के अंदर रुकने के लिए, बिकॉज वो जगह अश्वत्थामा की ही बर्थ प्लेस थी। बट समहाउ जी मीडिया की टीम ने परमिशन ले ली थी उस टेम्पल में पूरी रात रुकने के लिए। एंड वहाँ पर उन्होंने कैमरास भी इंस्टॉल कर दिए थे जो पूरी रात उस मंदिर को नॉन स्टॉप रिकॉर्ड करने वाली थी। उस मंदिर के अंदर मौजूद शिवलिंग के ऊपर वहां के लोग हमेशा रजाई ओढ़कर उस जगह को बंद करते होते थे। एंड वो दावा करते हैं कि जब भी वो हर सुबह आते होते थे तो समहाउ उनको वो रजाई तो हर जगह से गीली मिलती थी लेकिन वो शिवलिंग एकदम सूखा हुआ होता था। एंड रजाई के गीले होने के साथ साथ उन्हें कभी कभार उसी शिवलिंग के आसपास में अलग अलग टाइप के फूल भी पड़े हुए मिलते होते थे। ये टीम उस पर्टिकुलर जगह की चाबी अपने पास रखकर उस जगह को मॉनिटर करे जा रही थी लाइव, ताकि वो ये चीज कंफर्म कर पाए कि कोई अंदर जाकर ऐसा तो नहीं करता था। एंड जब सुबह मंदिर के केयर टेकर्स आ गए थे उनके पास, तब उन्होंने मंदिर के केयर टेकर्स को भी ये कंफर्म कर दिया था कि यहाँ पर डेफिनेटली कोई भी नहीं आता होता है। उस टीम के सामने ही, बिल्कुल सामने ही उनके हाथों से चाबी लेकर उस दरवाजे को खोला गया जहाँ पर शिवलिंग एंड वो रजाई रखी गई थी। एंड जैसे ही उन्होंने उस दरवाजे को खोला तो उस टीम के लिए एक और मिस्ट्री उनका वेट कर रही थी। मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके हैं और चाबी हमारे हाथ में है।
सुबह के 4:30 बजे मंदिर का दरवाजा खोलने के लिए पंडित जी आ गए। ये रजाई आपको थोड़ी हल्की गीली दिखाई पड़ रही है आपकी साइड से। दिखाई कहाँ तक गीली पड़ रही थी? मंदिर का दरवाजा हमारे सामने ही खुला, लेकिन ये थोड़ा अजीब सा था। रजाई गीली थी और लग रहा था कुछ देर पहले ही पानी से गीली हुई। लेकिन अपनी रिसर्च के दौरान मुझे ये भी पता चला कि जिन भी लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है या फिर जो दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा जैसे क्रिएचर को देखा है, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा कर्स हो जाती थी। बिकॉज कहते हैं कि तुमने गलती से भी अश्वत्थामा की एक झलक भी देख ली ना तो यू विल लिटरली गो ब्लाइंड एंड आप एकदम ही मेंटल स्टेट खो दोगे अपना। एंड सम पीपल इवन सेड दैट कि उनकी बॉडीज पर भी वैसे ही शुरू हो जाएंगे जैसे अश्वत्थामा की बॉडी पर थे। बट आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट मिस्ट्रीज है इंडिया की जो आज तक चलती आ रही है। मैं इस वाली मिस्ट्री के ऊपर अपनी कोई भी पर्सनल थ्योरी नहीं देना चाहता बिकॉज मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ सब चीजों के बारे में, टू बी ऑनेस्ट। एंड वैसे भी आई बिलीव कि मिस्ट्रीज एक मिस्ट्री की तरह ही अच्छी लगती है बिकॉज फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस टू व्हेन अ मिस्ट्री और अ कॉन्स्पिरेसी बिकम्स अ रियलिटी इट इज ऑलवेज टेरिफाइंग। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। सिर्फ और सिर्फ 3500 लाइक्स का एम रखा है एंड 500 कमेंट्स का एम रखा है, तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है मुझे आपके हर कमेंट एंड हर लाइक से। डू यू नो देयर इज अ लेक इन इंडिया जहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स ऐसे ही तैरती रहती हैं। एंड दुनिया भर की रिसर्च एंड स्टडीज करने के बावजूद भी आज तक प्रॉपरली ये नहीं पता चला है कि वो स्केलेटन्स उस लेक में अचानक कहाँ से आ गई थी एंड वो कौन से जनरेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स की स्केलेटन्स थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द रूपकुंड लेक नियर हिमालयाज, जिसको इस क्रीपी डिस्कवरी के बाद द स्केलेटन लेक का भी नाम दे दिया गया था। ये बात है ईयर 1942 की, जब HK माधवाल नाम के एक इंडियन ऑफिशियल फॉरेस्ट ऑफिसर ने इस लेक के पास एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी डिस्कवरी करी थी कि यहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन की बोन्स स्टॉक पाइल हो रखी हैं। लाइक वहाँ पर इतने सारे स्केलेटन बोन्स थे कि गिनना भी मुश्किल था। बट इट इज बिलीव्ड कि जिस टाइम फ्रेम में HK माधवाल सर ने इस डिस्कवरी को किया था तब इस लेक में अराउंड 300 से लेकर 800 तक स्केलेटन्स हो सकती थी। एंड हिमालयस के पास की रिजिड विंटर्स एंड कोल्ड वेदर के कारण इस जगह ने इन स्केलेटन्स को न जाने कब से प्रिजर्व करके रखा हुआ था। 1950s के टाइम में रूपकुंड लेक की डिस्कवरी पब्लिक कर दी गई थी, जिसके बाद इन स्केलेटन्स के ओरिजिन को पता लगाने के लिए बहुत सारी रिसर्च कंडक्ट करी गई, बहुत सारी स्टडीज कंडक्ट करी गई। एंड फर्स्ट अनऑफिशियल स्टडीज के थ्रू ये पता चला कि ये स्केलेटन्स शायद जापानीज एंड तिब्बतियन ट्रेडर्स की हो सकती है जो इंडिया आते होते थे अपना गुड सेल करने के लिए। देन एक और थ्योरी आई कि इस लेक के आसपास के रीजन में पहले काफी सारे लोग रहा करते थे एंड ये स्केलेटन बोन्स उन्हीं एशियन मेंस एंड वुमेन्स की भी हो सकती है जो कि किसी लैंडस्लाइड वगैरह के बाद इस लेक में आकर डायरेक्टली गिर गई थी। इन स्केलेटन्स के साथ कोई भी वेपन्स या फिर सोल्जर के कोई भी इक्विपमेंट्स आज तक देखने को नहीं मिले, तो डेफिनेटली ये स्केलेटन्स डेड सोल्जर्स की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये सारी स्टडीज इतनी कोई ज्यादा वायबल साबित नहीं हो रही थी, इसलिए 2019 के अंदर फिर से एक रिसर्च टीम आई इस जगह पर एंड उन्होंने अपनी स्टडीज को डीपली कंडक्ट किया एंड उन 800 स्केलेटन्स में से अराउंड 38 स्केलेटन्स उन्होंने रिकवर कर ली थी। एंड जब उन्होंने उन 38 स्केलेटन्स पर डीप स्टडी करने की कोशिश करी तब उनकी रिसर्च के अंदर जो उन्हें मिला दैट वाज लिटरली शॉकिंग। उन्होंने देखा कि उन 38 में से कुछ स्केलेटन्स का DNA 1000 ईयर से भी ज्यादा पुराना है एंड वो स्केलेटन्स अराउंड द टाइम ऑफ 17th एंड 10th सेंचुरी के बीच की हो सकती हैं। एंड उसी 38 स्केलेटन में से उन्हें एक ऐसा स्केलेटन भी देखने को मिला जो कि 19th सेंचुरी का था समहाउ। इवन दो ये स्टडीज काफी ज्यादा डीपली कंडक्ट करी गई थी बट साइंटिस्ट अभी भी स्पेक्टिकल थे अपनी रिसर्च को लेकर बिकॉज ये नंबर्स बिल्कुल भी बैठ ही नहीं रहे थे। लाइक कुछ स्केलेटन्स 1000 ईयर्स पुरानी एंड कुछ 100 ईयर्स पुरानी, कुछ 50 ईयर्स पुरानी एक ही जगह पर आकर कैसे मिल गई एंड वो भी सारी की कंडीशंस एक ही जैसी क्यों थी। इतनी सारी क्लियर स्टडीज बट स्टिल नो क्लियर आंसर। इसी वजह से डेफिनेटली द स्केलेटन लेक एक बहुत ज्यादा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जरूर बन जाती है आज की डेट में भी। क्या होगा आप अभी जिस रूम में बैठे हो वहां पर अचानक आप पता नहीं यार, और भी कितने सारे मिस्ट्रीज हैं जो अभी तक सॉल्व होने बाकी हैं इस पूरी दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे मिस्ट्रीज हैं। तो यार इसी के साथ आज का ये वाला पर्टिकुलर वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अगर कोई भी फैक्ट या फिर कोई भी मिस्ट्री आप तुम्हें खतरनाक लगा या फिर मिस्टीरियस थोड़ा ज़्यादा ही लगा तो वो भी बताइए कमेंट पर। अगर तुम्हारे पास कुछ हॉरर कॉमेडी या फिर ऐसे कुछ वीडियोस हैं तो मेरे को इस वाले IG पे
इंस्टाग्राम के DM पे आराम से भेज दो, मैं उसके ऊपर बना दूंगा कुछ ना कुछ। और ये वाला मतलब सेटअप कैसा लग रहा है, ये वाला एंगल कैसा लग रहा है, थोड़ा बहुत बताइए इसके बारे में। कॉज अभी मैं अपनी टेबल पे नहीं बना रहा हूँ, लिटरली अपने बेड के ऊपर बैठ के बना रहा हूँ ये। तो बताइए कैसा लगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, लव यू।